नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका पॉलिटी की इस अगली क्लास में। ये हमारी पॉलिटी की दूसरी क्लास है। इससे पहले हम जो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ चुके हैं, ठीक है, जो संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ चुके हैं। और आज की हमारी क्लास है, ये है क्या, प्रस्तावना के ऊपर। देखो, प्रस्तावना ऐसा टॉपिक है, चाहे आप एनटीपीसी उठाइए, आप आरपीएफ उठाइए, आप यूपीएसआई उठाइए, दिल्ली पुलिस उठाइए, यूपी पुलिस उठाइए, या फिर एसएससी का अन्य कोई एग्जाम उठाइए, कोई भी ऐसी शिफ्ट नहीं होगी, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें इस टॉपिक से प्रस्तावना से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप यूपीएसआई में अच्छी खासी देखो जीएस पूछी जाती है, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर देख के भी पता चलता है। आप ये क्लास लीजिए, उसके बाद मुझे बताइए कि यूपीएसआई में और कहीं से पॉलिटी पढ़ने की जरूरत है क्या। और यदि आप इस क्लास के हमारे हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल है एम दत्री के नाम से, सबसे पहले उससे ज्वाइन करिए। और यदि आपका कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी है एम दत्री 99 के नाम से, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। आपका बेशक लेट मिले, लेकिन रिप्लाई आपका जरूर मिलेगा। ठीक है भाई, देखो देखते हैं बिना देरी किए प्रस्तावना के बारे में। देखो, मैं बताऊं आपको, मैं आज डिजिटल जो आपके फ्लो चार्ट नहीं बना पाया हूं, क्योंकि गांव जाना पड़ गया था एक इमरजेंसी में, तो इस वजह से, ठीक है, नहीं बना पाया हूं मैं। ठीक है, तो आप हैंड राइटेड नोट से पढ़िए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, देखो प्रस्तावना शुरू करते हैं। देखो, प्रस्तावना को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे उद्देशिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। देखो, हम कंप्लीट पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले एक इसके प्रस्तुत करने से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो हमारे क्या है, हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित नेहरू लिखा है तो इसका मतलब है, कहीं पंडित नेहरू लिखा जाए मतलब जवाहरलाल नेहरू। इनके पिता भी जो मोतीलाल नेहरू थे वो भी राजनीति में थे, लेकिन पंडित नेहरू का मतलब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अच्छा, इसके एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लागू कब हुई थी। तो जब संपूर्ण संविधान लागू हो गया था, उसके बाद इसको लागू किया गया था, पूरा संपूर्ण संविधान लागू होने के बाद। ठीक है, अच्छा, अब क्या है कि प्रस्तावना की जरूरत क्या पड़ी, प्रस्तावना क्या क्या चीज प्रदर्शित करती है। देखो, बिल्कुल ऐसा देखेंगे, बहुत गहराई से, आपको पता भी नहीं चलेगा। देखो क्या क्या चीज सेकुलर राज्य के रूप में भारत को जो प्रदर्शित करती है, उसके बाद संविधान निर्माताओं का मत प्रतिबिंबित करती है। हमारे जो संविधान निर्माता थे उनका मत करती है, प्रतिबिंबित करती है कि उनका मत क्या था। उसके बाद देखो, ठीक है, अच्छा, भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को प्रदर्शित करती है। क्या क्या चीज आपको दोबारा से देखेंगे। देखो क्या क्या चीज करती है, सेकुलर राज्य के रूप में संविधान निर्माताओं का जो मत है वो प्रदर्शित करती है, और भारतीय लोकतंत्र के आदेशों को प्रस्तुत करती है। ठीक है, अच्छा, अब देख लेते हैं प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना हमारे संविधान में क्यों सहायक है। देखो, संविधान के विधिक निर्वाचन में ये सहायक है, प्रतिनिधियों के जो लोकतंत्र है, प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है, उसमें ये सहायक है। किस किस में? हमारा जो है संविधान के विधिक निर्वाचन में और प्रतिनिधियों के लोकतंत्र में जो प्रस्तावना है ये सहायक है। ठीक है, अच्छा, अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, हम उस हिसाब से देख रहे हैं कहां कहां से क्वेश्चन इसमें बनते हैं, कहां कहां से बन सकते हैं। ठीक है, देखो अगला है हमारा, इसके स्रोत से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका स्रोत क्या है। देखो, इसका स्रोत देखेंगे, इसका जो विचार है, प्रस्तावना का जो विचार है वो यूएसए से लिया गया है। यूएसए को आधुनिक लोकतंत्र का संस्थापक कहा जाता है। यूएसए को आधुनिक लोकतंत्र का संस्थापक कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, आगे देख लेते हैं, इसकी भाषा के बारे में देख लेते हैं। तो इसकी जो भाषा है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्रस्तावना की भाषा जो है कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से और क्या चीज ली गई है, हमारी संवर्धित सूची। ये दोनों चीज क्या है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है मेरे भाई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रस्तावना में किस चीज का उल्लेख है और किस चीज का उल्लेख नहीं है। देखो, उल्लेख की बात करते हैं, देखो किस चीज का उल्लेख है। अच्छा, ये क्वेश्चन है बार बार जो परेशान करता है, आरओ में भी 3 से 4 बार अब तक पूछा जा चुका है कि क्या प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का वर्णन है। तो नहीं है भाई, वयस्क मताधिकार का वर्णन प्रस्तावना में नहीं है। अच्छा, देखो सबसे पहले क्या प्रस्तावना में क्या चीज, जो किस चीज का उल्लेख है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व
संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का वर्णन है। समाजवादी या सर्वसत्ताधारी का वर्णन है। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष का वर्णन है। लोकतंत्रात्मक का वर्णन है। और गणराज्य का वर्णन है। कभी कभी देखो क्या है, कभी कभी क्या है, यूपीएसआई में ये क्या है पूछ ली गई है कि सबसे पहले इनमें से कौन आएगा, सबसे उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। तो इस वजह से मैंने इसे तरीके से लगाया। उल्लेख जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य, इसका इसमें उल्लेख किया गया है। अच्छा देखो, इसमें एक उल्लेख है लोकप्रिय प्रभु सत्ता का। लोकप्रिय प्रभु सत्ता का मतलब क्या है इसमें कि जनता का प्रभुत्व है। क्या है? जनता का प्रभुत्व है हमारे देश में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखो अब कुछ चीजों का अर्थ देख लेते हैं। ठीक है, कुछ चीजों का अर्थ देख लेते हैं। जैसे विधि का शासन का क्या तात्पर्य है? विधि के शासन का क्या तात्पर्य? देखो विधि के शासन का तात्पर्य है शक्तियों का परिसीमन, विधि के समक्ष समानता, स्वतंत्रता एवं नागरिक अधिकार। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना में विधि के शासन से क्या तात्पर्य है? तो है क्या? शक्तियों का परिसीमन है, विधि के समक्ष समानता, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। ये क्या है? आपकी विधि का शासन से संबंधित है, तात्पर्य है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। संघीय सरकार से क्या तात्पर्य है? संघीय सरकार का मतलब है, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच क्या है? करार है। ऐसा नहीं है कि कोई भी राज्य अपनी मर्जी से टूट करके मैं तो अपना अलग देश बनाऊंगा, ऐसे नहीं जा सकता। जैसे जम्मू कश्मीर ने कुछ दिन पहले किया था। अब कुछ दिन पहले ये ममता बनर्जी जो कि बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने कोशिश की थी कि हम अपना अलग झंडा लेके आएंगे। ठीक है, तो क्या है? संघीय सरकार से अर्थ है कि केंद्र और राज्यों के बीच में क्या है? करार है। अगला देख लेते हैं आगे क्या संसदीय प्रणाली से क्या तात्पर्य है? संसदीय प्रणाली से तात्पर्य है कि जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। किसके प्रति? विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। कारण देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ज्यादातर हम लोग क्या लगाते हैं? संसद लगा देते हैं, लेकिन किसके प्रति उत्तरदायी है भाई? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। विधायिका को अधिक प्राथमिकता दी गई है। आप लोगों को पता है कुछ दिन पहले आपको एक नियम बना है यूपी में कि जो यूपी के जो डीएम और एसएसपी हैं, मतलब जो अधिकारी हैं, वो विधायक और सांसदों से नीची कुर्सी पर बैठेंगे, उनसे ऊंची कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। या तो समान कुर्सियों पर बैठेंगे या फिर नीची कुर्सियों पर बैठेंगे। तो मतलब क्या है? विधायिका को अधिक प्राथमिकता दी गई है। इसमें विधायिका को अधिक प्राथमिकता दी गई है। ये हो गया भाई। आगे देख लेते हैं। देखो आगे हो जाएगा हमारा कुछ चीजों का अर्थ देख लेते हैं भाई। कुछ चीजों का अर्थ देख लेते हैं। जैसे हमारी प्रस्तावना में एक शब्द है, अर्थ क्या है कि भारत जो है ना तो किसी पर निर्भर है और ना ही किसी का डोमिनियन है। डोमिनियन का मतलब होता है अधिराज्य, किसी भी देश का इस पर आधिपत्य नहीं है। ठीक है, से मतलब हो गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं समाजवादी। समाजवादी से क्या अर्थ है? ठीक है, समाजवादी से अर्थ है कि लोकतांत्रिक समाजवाद है। आस्था रखता है लोकतांत्रिक समाजवाद किसमें? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। किसमें? मिश्रित अर्थव्यवस्था में। जिसका उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है कि सभी प्रकार की असमानताओं को समाप्त करना, मतलब समाज में समानता लाना, गरीबी और अमीरी, ठीक है, नीच ऊंच को उसे समान स्तर पर लाना। तो जो समाजवादी का अर्थ क्या होगा? ठीक है, अच्छा। और क्या है? भारतीय समाज मिश्रण है किसका? मार्क्सवाद और गांधीवाद का और गांधीवाद की तरफ ज्यादा झुकाव है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भारतीय समाज का किस की तरफ ज्यादा झुकाव है? ठीक है, किस मत की तरफ ज्यादा झुकाव है? तो गांधीवादी विचारधारा की तरफ ज्यादा झुकाव है। ठीक है, मार्क्सवादी भी है भारतीय समाज, लेकिन गांधीवादी अधिक है। ठीक है भाई, अच्छा। मार्क्सवादी से मतलब है कि गरीबों को समान हक देना। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखो लोकतांत्रिक समाजवाद से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब है 1991 में इसी के तहत, लोकतांत्रिक समाजवाद के तहत ही एलपीजी सुधार किए गए थे। 1991 में इसी के तहत किए गए थे। ठीक है, अच्छा। राष्ट्रीयकरण, सभी प्रकार के संसाधनों जैसे उत्पादन और वितरण, इनका क्या है? राष्ट्रीयकरण भी लोकतांत्रिक समाजवाद के तहत ही किया गया। और निजी संपत्ति का जो उन्मूलन है, ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार है, पहले क्या है? राजा महाराजाओं के, बड़े बड़े लोगों के पास बहुत संपत्ति इकट्ठी थी। ठीक है, तो संपत्ति कानून लेकर आया गया जो मौलिक अधिकार से हटाकर, ठीक है,
मौलिक अधिकार से हटाकर उसे कानूनी अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार बनाया गया 300 का कैम रखा गया, ठीक है, इसी के तहत वो रखा गया था। किसके तहत? लोकतांत्रिक समाजवाद के तहत, ठीक है। आगे देख लेते हैं, देखो आगे आया था धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य है कि सभी धर्म समान है। देश की नजरों में, कानून की नजरों में सभी धर्म क्या है? समान है, सभी का हमें सम्मान करना है। आगे देख लेते हैं लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक का मतलब होता है कि सर्वोच्च शक्ति जो है, सर्वोच्च शक्ति किसमें है? जनता में है। सर्वोच्च शक्ति जनता में है। भारत में जो है संसदीय लोकतंत्र है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, तो संसदीय लोकतंत्र है। कार्यपालिका जो है विधायिका के प्रति उत्तरदायी, ये चीज है ना उत्तरदायी वाली, ये बहुत सारी चीज पूछ ली जाती है। कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी, मैंने अभी बताया था ना, विधायिका को ज्यादा शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। अच्छा आगे देख लेते हैं लोकतांत्रिक। देखो शामिल, देखो हमारी प्रस्तावना में, हमारे संविधान में 3 प्रकार के लोकतंत्र शामिल किए गए हैं। सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र और आर्थिक लोकतंत्र, ठीक है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है समानता, इन आगे देखेंगे, देखो ठीक है, न्यायों से कितने प्रकार के न्याय हैं। तो 3 प्रकार के लोकतंत्र हमारे संविधान में, हमारी प्रस्तावना में है, ठीक है। सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है ये, ठीक है। अच्छा आगे देख लेते हैं, लक्षण देख लेते हैं लोकतंत्र के क्या क्या लक्षण है, ठीक है। हमारे संविधान के लोकतंत्र के क्या क्या लक्षण है, जैसे देखो व्यस्क मताधिकार, ये लोकतंत्र का लक्षण है, ठीक है। जो पहले 21 वर्ष था, लेकिन बाद में संविधान संशोधन करके 18 वर्ष किया गया। 18 साल का जो बच्चा है, कोई भी नागरिक है, वो वोट कर सकता है। आगे सामाजिक चुनाव, सामाजिक चुनाव ये लोकतंत्र का जो लोकतंत्र का लक्षण है। कानून की सर्वोच्चता, कानून की सर्वोच्चता है, कानून की सर्वोच्चता है, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका, आपने देखो कानून की सर्वोच्चता अभी आया है कि आम आदमी पार्टी के एक विधायक को जो सजा सुनाने वाला है, ठीक है, किसी भी कोई अपराध में, ठीक है। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब न्यायपालिका स्वतंत्र है, इसमें किसी का कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर ये आदेश दे दिया आपने, अगर ये निर्णय दे दिया तो हटा दिया जाएगा, ठीक है। उसकी जो कार्य प्रणाली है, उसकी जो विधि बनाई गई है, वो इस प्रकार बनाई गई कि न्यायपालिका को, मतलब कोर्टों को क्या है, स्वतंत्र रखा गया है। उसके बाद भेदभाव का अभाव, ठीक है, किसी के प्रति कोई भी भेदभाव नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमारे देश में न्यारी न्यारी अलग अलग योजना लाई जाती है, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए, ये मुस्लिमों को लिए, ये गरीबों को लिए, दलितों के लिए, ठीक है। सभी के लिए जो योजना है उसका लाभ सभी ले सकते हैं और समान रूप से ले सकते हैं, ठीक है भाई। आगे देख लेते हैं, देखो आगे है, देखो आगे गणतंत्र। गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब क्या है? राज्य प्रमुख है। राज्य प्रमुख, राज्य प्रमुख का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है, निश्चित समय के लिए होता है, ठीक है, और वंशानुगत नहीं होता। गणतंत्र का मतलब है कि यहाँ का जो राजा है, यहाँ का जो शासक है, या फिर यहाँ का जो राज्य प्रमुख है, जैसे राष्ट्रपति है, वो जो वंशानुगत नहीं होता, उसका चुनाव दोनों तरह से होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है। और उसका निश्चित समय के लिए होता है, ये 5 साल के लिए होता है, ऐसा नहीं है कि आजीवन रहेगा, ठीक है। ये क्या है? ये हमारे गणतंत्र की क्या है? पहचान है। राजनीतिक संप्रभुता क्या है? जनता में है, ये भी हमारे गणतंत्र की पहचान है। उसके बाद विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग है, उनकी अनुपस्थिति है। ऐसा नहीं है कि ये वर्ग है, इसे जैसे पहले थे ना, पहले थी राजा महाराजाओं को क्या है? वोट का ज्यादा अधिकार था, उनकी वोट की ज्यादा पावर। क्या है? हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने संविधान संशोधन कर करके वो सारी चीजें खत्म कर दी, सभी के समान वोटों का अधिकार दिया गया, ठीक है। सभी के वोट में उतना ही पावर है, गरीबी की वोट, अमीर की वोट या दलित की वोट, ठीक है, किसी महिला की वोट, सभी की वोट समान है, एक की वोट एक ही मानी जाएगी। पहले क्या है कि माना जाता था कि राजा महाराजा की वोट है 1000 या 10,000 के बराबर की है, ठीक है। तो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की क्या है? अनुपस्थिति है, ये भी गणतंत्र की पहचान है मेरे भाई, ठीक है। आगे देख लेते हैं, देखो आगे इसमें क्या जाता है, देखो हमारे संविधान में न्यायों की बात की गई है। देखो जैसे कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्यायों की बात की है, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्यायों का वर्णन है, तो 3 प्रकार के न्यायों का वर्णन है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वर्णन है। अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहां से लिए गए? तो 1917 की रूसी क्रांति से लिए गए भाई। कहां से? रूसी क्रांति का आधार यही था ना, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, तो रूसी क्रांति से लिए गए हैं। अच्छा उसके बाद देखते हैं मौलिक अधिकारों में 2 प्रकार के न्याय दिए गए हैं, सामाजिक और राजनीतिक। सामाजिक और राजनीतिक, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीएसआई में। आगे नीति निर्देशक तत्वों की बात करते हैं, तो उसमें 2 प्रकार के न्यायों की बात की गई है, सामाजिक और आर्थिक। देखो यहाँ पर सामाजिक और राजनीतिक है, सामाजिक सभी जगह है, सामाजिक सभी जगह, यहां पर भी राजनीतिक है, यहां पर भी राजनीतिक है, यहां पर आर्थिक है, ठीक है, और यहां पर राजनीतिक है, ठीक है, ये इन दोनों में चेंज है। निधि निर्देशक तत्वों में सामाजिक और क्या है?
सामाजिक और आर्थिक मौलिक अधिकारों में सामाजिक और राजनीतिक, और प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों प्रकार के न्याय की बात की गई है। अच्छा, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई? देखो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है हमारे संविधान में, हमारी प्रस्तावना में। देखो, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन करती है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन करती है प्रस्तावना। ठीक है, आगे समता की बात करते हैं। समता, देखो समता क्या है? समता 2 प्रकार की है, स्थिति या प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता, यानी समानता। ठीक है, 2 प्रकार की समता है। आयाम देख लेते हैं, आयाम क्या है? नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक इसके आयाम है। संविधान की बात करते हैं तो जैसे समता कहां कहां दी गई? मूल अधिकार में 1418 तक समानता की बात की गई है, अनुच्छेद 325 और 326 में की गई है, और अनुच्छेद 39 में जो समानता की या समता की बात की गई है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस अनुच्छेद में समता का वर्णन नहीं है? तो ठीक है, ये मैंने इस वजह से अनुच्छेद सारे लिख दिए, यूपीएसआई का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर बात करते हैं सार्वभौमिकता की, देखो सार्वभौमिकता का मतलब होता है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, मतलब कोई भी हो, सभी के लिए क्या कानून है, जो भी संसाधन है उन पर समान अधिकार है, कानून के समय समानता है उसकी। ठीक है, यदि भ्रातृत्व की बात करते हैं तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान में कितने प्रकार के भ्रातृत्व की बात की गई है? तो एक प्रकार का भ्रातृत्व मतलब भाईचारे की भावना। भाईचारे की भावना सभी को देश में रखनी है। ठीक है, तभी हमारा देश आगे वृद्धि कर सकता है, विकास कर सकता है। ठीक है, शांति बनी रह सकती है। अब बात कर लेते हैं स्रोत की। तो देखो, रूसी क्रांति 1917 से न्याय की बात की गई है, 3 प्रकार के न्याय लिए गए हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यदि फ्रांसीसी क्रांति से बात करें, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। क्वेश्चन ये दोनों पूछे जाते हैं, रूसी क्रांति 1917 में और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में। ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये 3 चीज क्या है? फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए। और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है वो आपकी रूसी क्रांति से लिए गए। बहुत गहरा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है भाई, देखो प्रस्तावना सुनिश्चित क्या चीज सुनिश्चित करती है? देखो, प्रस्तावना सुनिश्चित करती है व्यक्ति का सम्मान हो और देश की एकता और अखंडता बनी रहे। देश की एकता और अखंडता बनी रहे और व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखो, संविधान संशोधन की बात करते हैं, जो प्रस्तावना से संबंधित। देखो, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, उसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए थे भारतीय प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, ठीक है, देखो समाजवादी क्या नीति निर्देशक तत्व पहले से था, उपस्थित था। ठीक है, लेकिन इसमें जोड़ा गया था समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये बहुत बार पूछा जाता है कि ये 3 शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन के तहत मेरे भाई जोड़े गए थे। देखो, आगे देख लेते हैं, छोटी सी चीज और रह गई। अब देखो, विवाद की बात कर लेते हैं, प्रस्तावना से संबंधित विवादों की बात कर लेते हैं। जैसे कि 1960 का था बेरुवारी वाद, बेरुवारी केस था, उसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था, कह दिया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, एक अगला मामला था, इसकी डेट आप मुझे बताएं दोनों की। ठीक है, एक मामला था बॉम्बई वाद। ठीक है, बॉम्बई वर्सेस भारत संघ। ठीक है, स्थापना, इसमें क्या है? प्रस्तावना को भारत संविधान का जो अंग माना गया था। लेकिन अगला एक और विवाद था गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य, इसमें संविधान की मूल आत्मा कहा गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वाद में संविधान की मूल आत्मा से बताया गया। ठीक है, और एक अगला आता है निर्णायक, जो कि 1973 का, ये इंपोर्टेंट है, इस वजह से मैंने डेट इंपोर्टेंट ही लिखी है। केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। ठीक है, ये केशवानंद भारती थे, इनके इस वाले केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया गया। ठीक है, और बताया गया कि संसद जो है प्रस्तावना या फिर संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। संसद जो है मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अब बात कर लेते हैं, देखो प्रस्तावना से संबंधित कुछ विचारों से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एन.ए. पालकीवाला ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। संविधान का परिचय पत्र किसने बताया? एन.ए. पालकीवाला ने। ए.के. अय्यर ने क्या कहा है कि प्रस्तावना हमारे सपनों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है, स्टार्टिंग में प्रतिनिधित्व करती है, किसने बताया? ए.के. अय्यर ने बताया। के.एम. मुंशी की बात कर लेते हैं, तो के.एम. मुंशी ने बताया कि प्रस्तावना हमारे प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रस्तावना को जन्म कुंडली या भविष्यकाल किसने कहा है? जन्म कुंडली या भविष्यकाल कहा है किसने भाई? के.एम. मुंशी ने। अच्छा, वही एम हिदायतुल्लाह ने एक बात कही है कि प्रस्तावना हमारे संविधान की क्या है? आत्मा है। प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। ये सारे विचारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे तो पता ना और भी बहुत सारी चीजें, ठीक है।
लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये हमारी प्रस्तावना हो गई। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है, या आपको कोई सजेशन देना है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारी इंस्टाग्राम आईडी है MA3999 के नाम से, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। और इसकी जो पीडीएफ है, इस क्लास की पीडीएफ यदि आपको चाहिए, आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है MA33 के नाम से, उसकी जो लिंक है हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में भी दी है, और यदि आप सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।